हर सफर का एक मंजिल होता है, लेकिन कभी कभी मंजिल नहीं, किस्मत तय करती है कि सफर कहाँ खत्म होगा। ये कहानी है फ्लाइट 307 की, जो आसमान में उड़ी थी पर उतरी वहां जहां किसी नक्शे में जगह नहीं। कहते हैं हर रहस्य की अपनी एक गहराई होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो गहराइयों से बाहर नहीं आना चाहती। वेलकम टू लॉस्ट डीप, जहां हर आवाज एक रहस्य कहती है। फ्लाइट 307 मुंबई से सिडनी जा रही थी। आसमान में हल्के बादल थे, सूरज चमक रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को क्या पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। विमान के अंदर यात्रियों की बातें, हंसी और हलचल चल रही थी, लेकिन अचानक इंजन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई विशाल धातु टूट रही हो। हवा में तेज झटका लगा और फिर सब कुछ कांपने लगा। पायलट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मेडे मेडे। लोग चीखने लगे, सीट बेल्ट कसने की कोशिशें, बच्चे रो रहे थे। विमान नीचे की ओर झुक गया और बाहर का आसमान एक सफेद धुंध में बदल गया। एक आखिरी झटका और फिर सब कुछ अंधेरा। जब किसी की आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था, बस लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और टूटे हुए विमान के हिस्से बिखरे पड़े थे। सूरज की किरणें आंखों में चुभ रही थी। धीरे धीरे कुछ और लोग उठने लगे, जख्मी, थके हुए और डरे हुए। वो 5 लोग थे। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, माया, एक डॉक्टर, विवेक, जो उसी विमान का पायलट था, एक छोटी बच्ची रिया और अब्दुल, एक इंजीनियर। 5 लोग और एक अनजान वीरान टापू। पहले कुछ घंटे डर में गुजरे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। कोई नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं और चारों तरफ सिर्फ पानी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास की जगह को देखने की कोशिश की। रेत पर टूटे हुए सूटकेस, टेढ़े मेढ़े पेड़ और दूर तक फैला हुआ नीला समंदर। आरव ने आसमान की तरफ देखा, शायद कोई हेलीकॉप्टर दिख जाए, लेकिन आसमान खामोश था। माया ने सबको संभाला और रिया के पास बैठकर बोली, सब ठीक होगा। हालांकि उसके अपने हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में सुकून था। अब्दुल ने विमान के टुकड़ों में से कुछ सामान ढूंढा, थोड़ा खाना, कुछ पानी की बोतलें और कुछ औजार। वो बोला, अगर हम साथ रहें तो बच सकते हैं। सबने सिर हिलाया और वहीं से एक नई जंग शुरू हुई, जिंदा रहने की। पहली रात बहुत मुश्किल थी। टापू अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और हर झाड़ी से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कहीं कोई जानवर, कहीं किसी पुराने पेड़ की चरमराहट। रिया रोने लगी और सबने उसे शांत किया। उन्होंने विमान के टुकड़ों से एक छोटा सा शेल्टर बनाया, जहां से हवा कम आती थी लेकिन डर ज्यादा महसूस होता था। दूसरे दिन सूरज निकला। समंदर की लहरों पर चमकती रोशनी ने थोड़ी उम्मीद दी। आरव ने पेड़ों से नारियल तोड़े, अब्दुल ने पानी को साफ करने की कोशिश की, माया ने सबको बांध कर रखा ताकि कोई हिम्मत न हारे, और विवेक, वो खुद को दोष दे रहा था। उसे लगता था कि क्रैश उसकी गलती थी। लेकिन दिन बीतते गए और सबको एहसास हुआ कि अगर वो एक दूसरे का साथ दें तो शायद जिंदगी उन्हें दूसरा मौका दे सकती है। तीसरे दिन रात को जब सब आग के पास बैठे थे, रिया ने अचानक कहा, वो देखो, पहाड़ी के पीछे रोशनी। सबने मुड़कर देखा, दूर एक झिलमिल सी लाइट थी। वो कोई तारा नहीं था, वो धरती से आ रही थी। सबके दिलों में हल्की सी उम्मीद जागी। क्या कोई और भी इस टापू पर है, या ये किसी रेस्क्यू टीम का सिग्नल है? अगले दिन सुबह उन्होंने फैसला किया कि उस रोशनी की दिशा में चलेंगे। घने जंगल से गुजरते हुए पसीने में पर वो चलते गए। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें मिली, पुराने फुटप्रिंट्स, टूटे हुए मेटल के डिब्बे और एक जगह जमीन पर खुदा हुआ निशान, प्रोजेक्ट समुद्र। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना बंकर दिखा। दरवाजा जंग लगा था पर खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर तारे लटक रही थी। किसी पुराने वैज्ञानिक स्टेशन जैसा माहौल था। मेज पर एक टूटा हुआ रेडियो पड़ा था। अब्दुल ने कहा, अगर ये रेडियो ठीक हो जाए
तो शायद हम मदद के लिए सिग्नल भेज सके। उन्होंने रेडियो चालू करने की कोशिश की। थोड़ी स्टैटिक आवाज आई, फिर एक भारी टूटी हुई आवाज, स्टे अवे। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई इंसान की आवाज नहीं थी, वो धीमी, मेटालिक और डरावनी थी। रात को जब सब बंकर में बैठे थे, माया को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट समुद्र, डू नॉट रिवील। डायरी के अंदर लिखा था कि इस टापू पर कभी एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी थी, जहां साइंटिस्ट ओशन के अंदर नई स्पीशीज पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और उसके बाद इस जगह को मैप से मिटा दिया गया। विवेक ने धीरे से कहा, इसलिए ये टापू किसी मैप पर नहीं मिलता। अब सबको समझ में आ गया कि ये जगह सिर्फ एक डिजर्टेड आइलैंड नहीं है, ये किसी रहस्य की कब्र है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने रेडियो से बार बार SOS भेजने की कोशिश की। बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी होती, हंसी, डर, उम्मीद। रिया रोज पूछती, क्या आज कोई हमें लेने आएगा? और हर बार माया मुस्कुराकर कहती, हाँ जरूर आएगा। धीरे धीरे सब एक परिवार जैसे बन गए, एक दूसरे की हिम्मत बनकर। वो अब सिर्फ बचे हुए नहीं थे, वो जिंदा रहने वाले लोग बन गए थे। रात का वक्त था, बंकर के अंदर अंधेरा पसरा था, हवा में नमी और सड़न की गंध थी। अब्दुल रेडियो के पास बैठा था, बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वही आवाज आती थी, स्टे अवे। माया बोली, शायद कोई वहां है, शायद कोई वार्निंग दे रहा है। विवेक ने धीरे से कहा, या फिर कोई फंसा हुआ है। अचानक रेडियो में एक और नई फ्रीक्वेंसी मिली। थोड़ी देर स्टैटिक आई, फिर किसी की टूटी हुई आवाज, इफ यू कैन हियर मी, लीव बिफोर द टाइड राइजेस, दे वेक अप व्हेन द सी ग्लोज। आरव ने डर से पूछा, कौन दे? बाहर लहरों की आवाज अचानक बदल गई, जैसे कुछ पानी के नीचे हिल रहा हो। रात के सन्नाटे में समंदर चमकने लगा। पानी नीला और अजीब सा चमक रहा था, जैसे किसी ने लहरों में रोशनी घोल दी हो। रिया बोली, देखो पानी में तारे हैं। लेकिन वो तारे नहीं थे, कुछ हलचल थी पानी के नीचे। अब्दुल ने बाइनोक्यूलर उठाया और देखा, समंदर में कुछ शैडो सी आकृतियां हिल रही थी, मानव जैसी, पर पूरी तरह इंसान नहीं। माया ने सबको अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद करो। लहरें किनारे से टकराईं और एक गहरी मैकेनिक चीख गूंजी, जैसे समुद्र खुद जिंदा हो गया हो। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन हवा में डर था। अब्दुल और आरव ने तय किया कि उन्हें टापू का दूसरा हिस्सा खोजना चाहिए। वो दोनों जंगल के अंदर गए और वहां उन्हें एक गुफा जैसी जगह दिखी। दीवारों पर जंग लगे पैनल्स और एक टूटी हुई एलिवेटर शाफ्ट। अंदर जाते ही उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, प्रोजेक्ट समुद्र, फेज 2, ह्यूमन अडेप्टेशन। अब्दुल ने समझाया, शायद ये लोग इंसानों को पानी के नीचे जीने लायक बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ गलत हो गया। दीवारों पर हैंडप्रिंट्स थे, कुछ इंसानी, कुछ नहीं। वो गुफा के अंदर एक छोटी ग्लास चेंबर के पास पहुंचे। अंदर पानी था और उसमें कुछ हिल रहा था। आरव ने फ्लैशलाइट से रोशनी डाली। वो एक आधी इंसान, आधी समुद्री जीव जैसी आकृति थी। अचानक उसकी आंखें खुली, नीली, चमकती हुई और बेहद डरावनी। आरव पीछे हट गया। ओ माय गॉड! माया और विवेक वहां पहुंचे। विवेक ने फुसफुसाया, शायद यही वो एक्सपेरिमेंट है जो असफल हुआ। अब्दुल ने कहा, हमें यह जगह छोड़नी होगी अभी। शाम तक समंदर की लहरें बढ़ने लगी, आसमान काला हो गया। रिया डर के मारे माया से चिपक गई। अब्दुल ने रेडियो पर बार बार SOS भेजा। अचानक एक नई आवाज आई, We received your signal. Hold on. Extraction in 30 minutes. सबके चेहरे पर उम्मीद की झलक आई, लेकिन उसी वक्त जमीन हिलने लगी। विवेक ने बाहर देखा, समंदर का पानी धीरे धीरे चमकता हुआ किनारे तक आ रहा था और उसमें से वही आकृतियां उभरने लगी, पानी से बाहर आते हुए, इंसानों जैसी पर गलफड़ों वाली। भागो! आरव चिल्लाया। सब बंकर से बाहर दौड़े। हवा में तूफान था और ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। आरव ने रिया को उठाया। माया ने चिल्लाया, बस कुछ मिनट और। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, रस्सी की सीढ़ी फेंकी गई। एक एक कर सब ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही अब्दुल ऊपर चढ़ने लगा,
नीचे से एक चमकदार हाथ बाहर निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। आरव ने झुककर उसका हाथ पकड़ा। छोड़ना मत। अब्दुल ने पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचा और आखिरी पल में बच गया। नीचे देखा तो वो आकृति पानी में गायब हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगा। नीचे टापू डूब रहा था। धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट समुद्र आइलैंड समंदर के नीचे चला गया। विवेक ने रेडियो को देखा, अभी भी उसमें स्टैटिक आ रही थी। फिर एक आखिरी बार वही आवाज गूंजी, यू कैन लीव बट वी रिमेन। सभी चुप थे। माया ने रिया को गले लगाया। आरव ने कैमरा निकाला और आखिरी तस्वीर ली, नीचे डूबते टापू की। 1 साल बाद आरव एक फोटो एग्जीबिशन में था। दीवार पर टंगी थी वो तस्वीर, द लास्ट लाइट ऑफ समुद्र आइलैंड। माया अब एक एनजीओ चला रही थी जो ओशन रिसर्च पर काम करता था। विवेक अब उड़ान नहीं भरता, लेकिन समुद्र किनारे जाकर घंटों बैठता था। रिया स्कूल में अपने दोस्तों को उस टापू की कहानी सुनाती थी। और अब्दुल, उसने फिर कभी कोई रेडियो नहीं छुआ। एक दिन एग्जीबिशन में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने तस्वीर देखी और कहा, तुम जानते हो, वो टापू फिर से उभरा है। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या? वो मुस्कुराया, हाँ, लेकिन इस बार कोई वापस नहीं आया। कभी कभी कुछ जगहें अपने रहस्य अपने साथ ले जाती है। फ्लाइट 307 के वो 5 लोग तो लौट आए, लेकिन समुद्र टापू अब भी वहां है, कहीं गहराइयों में जागा हुआ। कहानी खत्म हुई या शायद बस रुक गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, कुछ रहस्य बस सुनने के लिए नहीं होते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। मिलते हैं अगली गहराई में।